आजादी के पहले से संघर्ष करते चले आए हैं और इस संघर्ष में हमने बहुत सी आहुति भी दी है। आज हमारे साथ विशेष बातचीत में मौजूद हैं डॉक्टर हिलाल नकवी साहब। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता रहे हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कई अहम पदों पर आपने काम किया है, अभी भी काम कर रहे हैं। उसके साथ आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक के प्रोफेसर हैं, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज देश मंदी और जीडीपी से जूझ रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब शुरुआत करते हैं आपके ही फील्ड से। इकोनॉमी को किस तरह आप देख रहे हैं? एक तरफ मंदी का दौर कहा जा रहा है, दूसरी तरफ नौकरियों को लेकर के छटनी हो रही है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर काफी प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ खबर ये भी आ रही है कि मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी है। देखिए एक बात बहुत साफ सी है कि पिछले अगर हम 6 या 7 साल में देखें, जितने भी वित्त मंत्री रहे हैं उनकी जो अपना स्पेशलाइजेशन, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन रहा वो इकोनॉमिक्स के अलावा रहा है। तो बेशक इस वक्त जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं और जितनी उसके अंदर जटिलताएं देखने को मिलती है, कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती है, उसके लिए पहली बात तो ये बहुत जरूरी है कि जो कोई भी वित्त मंत्री बनाया जाए उसके पीछे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड जरूरी है, होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो इकोनॉमिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेंगे, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के कहने से नहीं चलेंगे। जब कभी भी कोई व्यक्ति या कोई पार्टी अपनी इकोनॉमिक्स लगाना चाहता है तो उसका यही होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर छोड़ करके चले जाते हैं, नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो छोड़ करके चले जाते हैं, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं वो छोड़ करके चले जाते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि इकोनॉमिक्स के में ये हुकूमत ने जिस तरह से मेहनत करनी चाहिए थी और जितनी संजीदगी से लेना चाहिए था उसको उतनी संजीदगी से नहीं लिया। और उनको लगा कि हम रात में 8 बजे आएंगे, डिमोनेटाइजेशन कर देंगे, विमुद्रीकरण कर देंगे और सारी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये एक नॉन इकोनॉमिक स्टेप था। इसके अंदर इकोनॉमिक स्टेप कहीं से भी नहीं है। इससे जिस तरह के नुकसानात हुए हम सब लोग जानते हैं। जीएसटी को लेकर के आप जो है वो मध्य रात्रि में जाकर के बिल्कुल आधी रात में आप उसको एनफोर्स कर रहे हैं, घंटा बजा करके एनफोर्स कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा है कोई आप इवेंट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इवेंट नहीं है। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही सीरियस, एक संजीदा काम करने की जगह है। उस जीएसटी के ऊपर बिना गौर व फिक्र किए हुए, बिना उसके ऊपर राय मशवरा लिए हुए, बगैर उसको जाने हुए समझे हुए आपने जो है वो एक इवेंट की तरह उसको लॉन्च किया कि जैसे कितना आपके पास तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, पी चिदम्बरम से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। आप लोग क्यों नहीं सरकार को मशवरा देते? आप खुद भी एक इकोनॉमिस्ट हैं। सरकार के साथ जब उनके अपने इकोनॉमिस्ट काम करने को नहीं तैयार है, जब उनके अपने गवर्नर उनको छोड़ करके चले जा रहे हैं, तो दूसरी पार्टी के पास जा करके वो किसी तरह की मशवरा ले, ये उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए हमको, आपको, पहली बात। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि ये हुकूमत पूरा एग्रीकल्चर बिल जो इतना इंपॉर्टेंट बिल है उसको किस तरह से राज्यसभा में पास कराया गया है, वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। उसके ऊपर कोई मशवरा नहीं किया गया, उसके ऊपर किसी तरह के आपस में डिबेट नहीं हुई। एक जिद की तरह से उस बिल को जो है वो आगे बढ़ा दिया और जैसे कहीं पर वादा किया है उस वादा को पूरा करना है। किसानों से बात नहीं हुई थी, लेकिन उद्योग जगत से तो बात हुई थी। जरूर की होगी, उद्योग जगत से ही सारी बातें हो रही हैं और जितना भी काम हो रहा है वो इस बात का ख्याल रख करके किया जा रहा है कि उद्योग जगत और बिलखुसूस जो बहुत बड़े बड़े जितने भी कारखानों के मालिकान हैं या जितने जो एक सरमाएदार लोग हैं जिनको हम पूंजीपति कहते हैं, उनसे बात करके उनके लिए क्या अच्छा है उसके हिसाब से पॉलिसी बनाई गई है। इन तमाम बातों के बीच आप लोग सरकार की नाकामियां टीवी स्टूडियोज में, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पे गिनाते हैं, लेकिन सड़क पे उतर करके बहुत लंबे समय के बाद संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। 6 साल का वक्फा कोई मामूली नहीं होता है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक अदाकारा के मर जाने की वजह से, देहांत हो जाने की वजह से, अपने आप में नौजवान थे, बेइंतहा अफसोस की बात है कि वो हत्या हुई है या वो आत्महत्या, इसके ऊपर 90 दिन डिबेट चलेगी। तो क्या आप जानते हैं कि इन सीरियस इश्यूज को वहां जगह नहीं मिलेगी? आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मीडिया की प्रायोरिटी क्या है, मीडिया क्या दिखा रहा है। ये हमने, आपने, सबने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि हम सड़क पे नहीं उतर रहे हैं या हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर अहमद साहब हमको बताएं कि डॉक्टर साहब आपके
जो थाली है उसकी रोटी गायब हो गई है, तो क्या हमको बताने की जरूरत हो? क्या हमको खुद नहीं मालूम है कि हमारी थाली की रोटी जो है वो गायब हो गई हो? क्यों गायब हो गई, ये किन वजूहात से गायब हो? लोकतंत्र में विपक्ष होता किस लिए है? विपक्ष की भूमिका क्या है, यही तो बताना है। बेशक हम एहतजाज कर रहे हैं और सही प्लेटफॉर्म पे हम जाकर के इसका एहतजाज कर रहे हैं। हम लोकसभा में करते हैं, हम राज्यसभा में जाकर के, और साथ ही साथ हम सड़क पे उतर करके आते हैं। एग्रीकल्चर बिल को लेकर सड़क पर उतरे हुए। इससे पहले आपको याद होगा लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर के आ रहे थे, जिसमें जितनी भी यही किसान थे उनकी सबकी जमीनों। लेकिन आपका जो संघर्ष है उसमें जो कंटिन्यूटी है, आप आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। ये थोड़ी सी ज्यादती होगी कांग्रेस के लिए कहना। हम बराबर सड़क पर उतर रहे हैं, हम बराबर इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। हम लगातार हुकूमत से इस चीज को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। अपोजिशन की अगर आप बात करते हैं तो बाकी अपोजिशन के बारे में तो हम इतना नहीं कह पाएंगे, लेकिन हाँ, हम कांग्रेस पार्टी के लिए बेशक कह सकते हैं, बिना किसी शक व शुबे के लिए कह सकते हैं कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं हुआ है जिसकी लड़ाई हमने संसद से लेकर के सड़क तक की नहीं लड़ी। ये एक आपकी बात, हम इस चीज से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि उसको हम मोमेंटम नहीं दे पाए। हमने लड़ाई लड़ी, हम सड़क पे उतर करके आए, लेकिन उसके अंदर जो एक मोमेंटम होना चाहिए वो मोमेंटम देने में हम नाकाम रहे। ये बात आपकी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, 2019 का लोकसभा इलेक्शन था, आप सड़क पे संघर्ष कर रहे थे, आपके नेता सड़क पर थे। मीडिया के स्क्रीन जो थे टेलीविजन के, वो दो हिस्सों में बंट गए थे। एक तरफ राहुल गांधी थे, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी थे। आप जब उतरे फार्मर बिल्स पे या हाथरस पे जब आप उतरे, तो भी मीडिया के स्क्रीन दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ राहुल गांधी चल रहे, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी चल रहे। हाथरस में तो सिर्फ राहुल गांधी नजर आ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गायब हो गए थे मीडिया की स्क्रीन से। तो जब आप सड़क पे उतर रहे हैं तो आपको मीडिया कवरेज दे रहा है, मीडिया पे आरोप लगा करके आप बच नहीं सकते। बेशक हम इसके अंदर मीडिया पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन हम इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि आप दिखा क्या रहे हैं। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पिछले 90 दिन से क्या दिखा रही थी कि कौन किस गाड़ी से उतर करके आया, किसने माल को क्या कहा, किसने हैश को क्या कहा। ये सब चीजों के ऊपर जब डिस्कशंस हो रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं, 24-24 घंटे लगातार हो रहे हैं ना, जब एक बड़ी आबादी देश की उसको देख रही है। यही तो फिर विपक्ष की नाकामी सामने आती है कि आप नहीं बता पाते हैं कि आपकी रोटी में थाली और थाली में रोटी नहीं है। क्या हमको मीडिया को ये बताने की जरूरत है कि जो एग्रीकल्चर बिल पास हुआ उसके खिलाफ सारे के सारे किसान जो है सड़क पे उतरे हुए हैं? ये तो हमने आपने दोनों ने देखा है। आप बताइए, आप किसी का नाम लीजिए जिसने इसके ऊपर कवरेज दिया हो। जब बिल पास हुआ है, उस बिल को जिस तरह से पास किया गया उसको लेकर के हंगामा हुआ, राज्यसभा में हंगामा हुआ, सांसद जो है वो धरने पे बैठे, क्या वो जो है वो सड़क के ऊपर उतर करके नहीं आए थे? क्या उसकी कवरेज दी गई थी? क्या जो बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगारी को लेकर के सड़क पे हो रहा है, अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका बर्थडे था, उस बर्थडे के ऊपर पूरे भारत में अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाया गया। क्या उसको आप कहेंगे कि एहतजाज नहीं है? वो एहतजाज है। और क्या उसको कहीं जगह पर मिली, कहीं जगह मिली उसको लेकर के? क्या कहीं जगह मिली कि अभी मन की बात प्रधानमंत्री जी का आया, पहली मरतबा उसके अंदर डिसलाइक्स कितने ज्यादा दिए गए हैं? क्या उसके बारे में कहीं पर कोई चर्चा हुई है? तो जनता भी सड़क पे उतर रही है, जनता भी अपना मुद्दा उठा रही है। डॉक्टर साहब, चर्चा तो हो ही रही है ना, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म पे हो या नेशनल मीडिया में हो, चर्चा तो हो रही है। देखिए, सोशल मीडिया की जहां तक सवाल उठता है तो जिस जिम्मेदारी से सोशल मीडिया ने अपना काम किया, अगर आप मीडिया में सोशल मीडिया को भी जोड़ रहे हैं तो हमको इस बात को बहुत कायदे से बताना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको कि आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जा रहा है, ऐसा कहा जाता है, जबकि हम इस चीज को नहीं मानते हैं। आप ही के चैनल की इस बात व्यूअरशिप की अगर बात करें तो लाखों व्यूअरशिप है। आप ही के चैनल की आप कोई भी उसके अंदर अपना जो अपलोड करते हैं उसके अंदर लाखों जो है वो लाइक्स मिलते हैं, हजारों डिसलाइक्स भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं देख रहा है या एक तरफा वो देखा जा रहा है, दोनों तरफ देखा जा रहा है। वो भी देख रहे हैं जो इसको पसंद कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं जो इसको नहीं पसंद कर रहे हैं। तो बेशक इस वक्त सोशल मीडिया ने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जिस तरह से सोशल मीडिया ने मुद्दों को जिंदा रखा है, उसके लिए सोशल मीडिया जो है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन पार्टी पे एक आरोप ये भी लगता रहा है कि आपने सोशल मीडिया की अहमियत समझने में काफी देर कर दी। इसको हम दूसरी तरह से कहते हैं कि हमारी पार्टी के पास आरोप ये लगना चाहिए था कि हमारी पार्टी का कॉर्पोरेटाइजेशन जो है वो देर से हुआ। आज की भी तारीख में जैसे कॉर्पोरेट की दुनिया चलती है, हमारा जो कांग्रेस पार्टी है वो कॉर्पोरेट की दुनिया की तरह नहीं चलती है। एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, बहुत पुराना हो गया है, हम सूट बूट की पार्टी नहीं,
हमको जनता के पास जाना, जनता के मुद्दों को उनसे जाकर के बात करना, उनसे बताना, वो आज भी लगता है कि वो ज्यादा बेहतर माध्यम है किसी भी एक सियासी दल के लिए। फिर आप सवाल वहीं पे आके खड़ा होता है कि आपके दो राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अलावा कोई बड़ा नेता सड़क पे संघर्ष करता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज काफी दिनों के बाद उदित राज हाथरस पहुंचे हैं, लेकिन बाकी नेता आपकी जमीन पे नहीं है सर। अब पंजाब में जो पूरा का पूरा भी एग्रीकल्चर बिल आया है और किसानों का जो पूरा मूवमेंट चला है, उसमें क्या अमरिंदर सिंह साहब नहीं मौजूद हैं? क्या वेणुगोपाल जी नहीं मौजूद हैं? क्या उसमें जो है वो हरीश रावत साहब जो है वो नहीं मौजूद हैं? क्या अभी जो कांग्रेस, लेकिन ये अपने राष्ट्रीय नेता के पीछे चल रहे हैं ना, ये फ्रंट पे खुद जाकर के क्यों नहीं जमीन पे संघर्ष करते हैं? पंजाब में तो खुद ने शुरू किया है, राजस्थान में खुद ने शुरू किया है। पंजाब और राजस्थान में कहीं पर भी शुरुआत जो है वो यहाँ तो आप सत्ता में है, जहां आप विपक्ष में है, वहां की मैं बात कर रहा हूँ। जमीन पे क्यों नहीं आप उतर रहे जहां आप सरकार में नहीं है? अजय कुमार लल्लू जी कितना गिरफ्तार हुए हैं इसके बारे में तो अगर हम लिखने पर आ जाए तो शायद जितने भी और वहीं आपसे सवाल होगा कि आपका बंगाल कहाँ है, बिहार कहाँ है, असम कहाँ, ये राज्य आपके कहाँ गायब हो गए? नॉर्थ ईस्ट के बेल्ट में आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। अब आप एरिया स्पेसिफिक बात अगर आप करते हैं तो हम इस चीज को मानने में हमको बिल्कुल भी एतराज नहीं है कि कुछ जगहों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जो है वो उतनी सशक्त नहीं है जितना सशक्त उसको होना चाहिए था, जितना ताकतवर उसको होना चाहिए था उतनी ताकत वहां पर नहीं है। वहां काम किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि एक मतलब फिर से हम वहां पर कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ उसको खड़ा कर सके। एरिया स्पेसिफिक बात करते तो हाँ, बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट के कई एक स्टेट्स हैं जहां के पर हमको जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए था नहीं है। अगर हम और राज्यों में जाकर के देखें तो जम्मू कश्मीर में हम जो है वो उस तरह से एक्टिव नहीं, वहां तो कोई भी एक्टिव नहीं है, वहां तो किसी को भी इस चीज की परमिशन नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? बहुत ही उज्जवल भविष्य देख रहे हैं और जो हमारे इस वक्त मौजूदा सदर साहब है अजय कुमार लल्लू साहब, वो जिस तरह सड़क पे उतर करके कोरोना के दौरान उनको जिस तरह से जेल में बंद किया गया, महीनों के लिए बंद कर दिया गया और उसके बावजूद भी उनके जो एक परिवर्तन की चाह है, उनको जो उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ एक लगाव है, वो जो जज्बा, वो जो जज्बात है, बेशक वो जज्बात हमको उत्तर प्रदेश में एक मतलब फिर से बहुत मजबूत पोजीशन में पहुंचाएगा और हमको इस बात को कहने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि अब की का जब इलेक्शन होगा तो वो सीधा इलेक्शन कांग्रेस और बीजेपी के साथ है। हम निश्चित रूप से बीजेपी को अब की हराएंगे और ये हम और आप दोनों देंगे। लेकिन आपके सामने तो कई चैलेंजेस होंगे, एक तरफ सपा, बसपा, भाजपा, बहुत सारे अलायंस होंगे, छोटी छोटी पार्टियां आएंगी, 20 पार्टी आएगी, ओवैसी साहब आएंगे। हम किसी भी पार्टी को नहीं हैंडल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम अपनी बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए हम सरकार से एक तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश की जनता ये बहुत, सूबे की जो हमारी आवाम है वो बहुत अच्छी तरह से देख रही है कि किस तरह से पूरे सूबे में उनके मुद्दों के साथ कौन सा वो सियासी दल है जो लगातार उनके साथ मुस्तैदी के साथ खड़ा है और कौन सा वो सियासी दल है जो अपने आप को अलग अलग इश्यूज को लेकर के अलग होता है। बहुजन समाज पार्टी का जो हाथरस को लेकर के जिस तरह का बयान है या उससे पहले जितने भी उनके बयानात रहे हैं वो हमने आपने सबने देखे हैं। समाजवादी पार्टी को अभी बताना पड़ेगा कि वो अभी भी सियासत कर रही है, इसके लिए समाजवादी पार्टी को बहुत मेहनत होगी। लोगों का तो ये मानना है कि समाजवादी पार्टी जो है उसने फिलहाल सियासत से संन्यास लिया। लेकिन आपकी पार्टी कैसे मुसलमानों को ये बावर कराएगी कि मुसलमानों के साथ भी खड़ी है? कहा जाता है कि कांग्रेस को बुर्के वाले मुसलमान चाहिए, नकाबपोश मुसलमान चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर देखिए आरोप जो है वो बहुत से लगे हैं, बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत लंबे अरसे तक की हुकूमत किया है, उसमें हमने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, कुछ अच्छे काम नहीं भी किए हैं और कुछ हम जो लोगों की उम्मीदें हैं उसके ऊपर पूरी तरह से खड़े नहीं उतरे। अगर हम सब अच्छा कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश से इतने लंबे अरसे से हम बाहर ना हो। कांग्रेस ने कभी भी अपना सेकुलरिज्म को नहीं छोड़ा है, कांग्रेस ने कभी भी किसी भी एक मजहब के लोगों को या एक जात के लोगों को लेकर के सियासत नहीं की है। हम सबके साथ खड़े हुए हैं, हर एक की बात कर रहे हैं। जो कमजोर तबका है हम उसके लिए लड़ रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर यह कहा जाना कि बिलखुसूस किसी एक जात या किसी एक मजहब के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सियासत जो है वो मजहब और जात के नाम पर की ही नहीं। क्या ये माना जाए कि अब कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क पे संघर्ष करती नजर आएगी अगले 2-3-4 साल तक, लोकसभा चुनाव तक? अब बेशक देखिए, कांग्रेस पार्टी का जन्म ही संघर्ष से हुआ है और कांग्रेस पार्टी संघर्ष का साथ कभी नहीं छोड़ सकती है।
देश की प्रदेश की जनता भी ये बात जानती है कि हम जो है वो लगातार संघर्ष करते रहे, आजादी के पहले से संघर्ष करते चले आए हैं और इस संघर्ष में हमने बहुत से आहुति भी दी है। गांधी जी, उनको जो है जिस तरह से शहीद किया गया, इंदिरा जी को जिस तरह से शहीद किया गया, राजीव जी को जिस तरह से शहीद किया गया, ये सारे के सारे हमारे संघर्ष की सियासत, हम सत्ता में होने के बावजूद भी संघर्ष करते रहे और मुल्क की हिफाजत के लिए जो है पूरी तरह से कमिटेड रहे हैं, उसका हमने बड़ी कीमत अदा की है और आगे भी हम संघर्ष करेंगे। और बेशक और कोई रास्ता भी नहीं है किसी भी सियासी दल के लिए बिना संघर्ष के उसके लिए कुछ भी। आपके कार्यकर्ताओं का हौसला देख के ये लग रहा है जिस तरह आपके दोनों नेता सड़क पर हैं कि 22 और 24 दोनों में आप अच्छा करने वाले हैं। बेशक हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि जो सूबे की रियाया है वो भी इस बात को समझ रही है और मुल्क की रियाया भी इस बात को समझ रही है कि जैसा अभी हमने कहा कि भारत और कांग्रेस ये दोनों जो है वो एक दूसरे का मिजाज समझते हैं। भारत कांग्रेस का मिजाज समझती है, कांग्रेस जो है वो भारत का मिजाज समझती है और ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक हैं और यही दोनों जब साथ में होते हैं तब मुल्क जो है आगे बढ़ता है, तरक्की होती है, तभी मुल्क में जो है वो बेहतर हम तस्वीर देखते हैं। और जितने भी हमारी अचीवमेंट्स हैं सब के सब कांग्रेस के ही वक्त में, जब कांग्रेस हुकूमत से बाहर हुई है तब इंडिया जो है वो सारे पैरामीटर्स के ऊपर नीचे उतरती चली। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए आपने वक्त निकाला। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको जगह दी अपने चैनल पर, बहुत बहुत शुक्रिया।